लो भैया, कर्नाटक का चुनाव अपने खड़गे चाचा ने लगता है तय कर दिया है। उन्होंने सबक नहीं सीखा, मौत का सौदागर से सबक नहीं सीखा, नीच आदमी से सबक नहीं सीखा, उन्होंने चाय वाले से सबक नहीं सीखा, ये सब करते हुए रफाल से सबक नहीं सीखा। अब जो है वो खड़गे साहब कर्नाटक चुनाव के जस्ट पहले बोल रहे हैं कि मोदी तो जहरीला सांप है। भाई, अब ये जहरीला सांप जो है तुमको बड़ी जोर से काटने वाला है और कर्नाटक चुनाव का कहीं सारा का सारा रुख जो है ये आपका जहरीला सांप वाला स्टेटमेंट बदल नहीं दे, क्योंकि अब मोदी जी तो छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी इसके ऊपर लगातार अटैक करेंगे और आप लोग जो है वो सारी अपनी कैंपेनिंग भूल के उसको डिफेंड करते रहोगे। ये लेटेस्ट है और इस लेटेस्ट का इनके स्वयं के पास कोई जवाब नहीं है। अब स्वयं कुल्हाड़ी पे इन्होंने पैर मारा है तो भुगतो। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चुनावी चर्चा में। और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी और नागराजन सुंदरम जी। कर्नाटक चुनाव 2023। तो अभिषेक तिवारी जी, कल सुना है कि सी वोटर का भी कोई एक ओपिनियन पोल दोबारा आया है। जी जी जी। जरा उसके बारे में बताएं, हमें भी बताएं, जनता को भी बताएं उसमें क्या है और पहले का जो उनका आया था उससे क्या परिवर्तन है और बहुत आपने ज्यादा जो दिया था परिवर्तन। उससे उसमें और इसमें कितनी समानता या असमानता है। मैं इसीलिए जयपुर डायलॉग से बार बार निवेदन करता हूं कि हमारा पोल जब पहले आता है तो होता यह है कि पोल कॉपी होती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम लोग ग्राउंड पे जाके सर्वे करते हैं। देखिए क्या हुआ शिफ्ट, जो 127 और 131 सीटें कांग्रेस को दे रहे थे, अब वो 112 से 116 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं सी वोटर, नया जो पोल है। वहीं बीजेपी को जो 66 से 70 सीटें 72 सीटें दे रहे थे, उन्होंने बढ़ा करके 78 से 90 सीटें कर दी है, 90 सीट्स। अब हमारा पोल याद कीजिए सर, अब डायरेक्टली कॉपी होगा आंकड़ों का, तो पूरा तो नहीं दिखा सकते एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो अब हमारा अच्छा उनसे आजकल पोल के नाम पे लोग विपक्ष से पैसा लेकर के भी इधर उधर पोल करते हैं। तो अब हमारा पोल याद कीजिए सर, हमने क्या बोला था, बीजेपी 95 टू 101, कांग्रेस 85 टू 93। तो अब बीजेपी को ये 90 बता रहे हैं, यानी 5 सीट का हमारे और इनके पोल में अंतर है। लेकिन एक बड़ा चेंज जो ये दिखा रहे हैं कि दलित वोट कुर्बा वाला जो वोट है वो जा रहा है। और एक और चीज, इन्होंने जेडीएस को 28 से 34 दिया है। अब नागराजन सर और आप भी जानते हैं कि अगर ओल्ड मैसूर रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म जेडीएस करेगी, जेडीएस अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वो 28 से 34 सीट लेके जाती है, इसका दो मतलब है, असेंबली हंग होगा, और तीसरा मतलब ये है कि कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस अगर ओल्ड मैसूर में ही कुछ ज्यादा अचीव नहीं करेगी। 2013 के भी अगर आप आंकड़े निकालेंगे, जब वो सत्ता में थी, उसने ओल्ड मैसूर में बहुत अच्छा किया था। यहां ओल्ड मैसूर में अच्छा नहीं कर रही है। अगर ओल्ड मैसूर में अच्छा नहीं कर रहे तो फिर आप कहां अच्छा कर रहे हैं जो बीजेपी कम हो जाएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो सी वोटर से मुझे पूछना चाहिए था। अगर वो मेरे साथ होते पैनल पे, तो मैं उनसे पूछता कि सर, अगर मैसूर रीजन में ही बहुत अच्छा नहीं कर रही है ओल्ड मैसूर रीजन में, तो कांग्रेस 112 से 116 सीट आ कैसे सकती है? टेक्निकली आज के संदर्भ में अगर पूछे तो बीजेपी ने अभी तक वो जो कैंपेन का पेस है ना, वो नहीं पकड़ा है। अगर वो पकड़ लिया होता तो बीजेपी के चांसेस कर्नाटक में ज्यादा है। जी, तो अब हम चलते हैं नागराजन जी के पास। नागराजन जी, आपका क्या असेसमेंट है? अब चूंकि अब जो है वो कैंपेन जो है वो हीटअप हो गई है, अब जो इश्यूज हैं वो सामने यहाँ के रखे हुए हैं। बीजेपी वाले जो हैं अब उन्होंने योगी जी को उतार दिया है मैदान में और मोदी जी को भी उतार दिया है और बाकी सारे लोग जो हैं वो सीधे सीधे पिच पर खेल रहे हैं और मुस्लिम रिजर्वेशन को एक मेन इशू बना लिया है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, किस तरफ जा रहा है अब ये इलेक्शन? नमस्कार।
सी वोटर के जो प्रेडिक्शन है या फोरकास्ट है उसके ऊपर एक टिप्पणी करूं। यदि कांग्रेस अधिकतम 112 तक का और बीजेपी 90 तक है तो फिर ये दोनों मिला के 202 हो गया, तो रह गया 22। इनको फिर 28 कहाँ से देते हैं, कहाँ तो आता है फिर तो ये क्योंकि इंडिपेंडेंस एंड अदर्स तो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया आप लोगों को 8 इंडिपेंडेंस था और वो घटकर पिछले चुनाव में 2018 में एक इंडिपेंडेंट में आ गया। इंडिपेंडेंट अदर्स वहाँ ज्यादा नहीं है। 83 में तो 22 था, उसके बाद 19 था, 13 था, ऐसा कुछ था। और अदर्स भी जो केसीपी कांग्रेस, कर्नाटका कांग्रेस पार्टी बंगारप्पा का वो 10 सीट दिया था, लेकिन वो सब खत्म है अभी ये तीनों को बीच में ही है, एक आध इक्का दुक्का इधर उधर निकल जाएगा वो। इसलिए वो क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। ओल्ड मैसूर रीजन में आज, क्योंकि मैं तो यहाँ चेन्नई में बैठा हूँ, मैं फील्ड में गया ही नहीं हूँ, अभिषेक जी तो जा रहे हैं बराबर। ओल्ड मैसूर में कोरटगेरे से मुझे एक वहां के बारे में एक मेरा मित्र ने एक संदेश दिया है। वहां से ये परमेश्वरा जो कांग्रेस का दलित नेता, वो एससी सीट है, वो टक्कर बीजेपी दे रही है वहां। एक पूर्व ब्यूरोक्रेट, उन्होंने, वो भी एससी से है, वो बहुत बड़ा टक्कर दे रहे हैं परमेश्वरा। और परमेश्वरा को हराने में ये दोनों मिले हुए हैं। कौन कौन आप लोग जानते हैं, उनका नाम नहीं लेना तो क्योंकि परमेश्वरा और तीसरा कंटेंडर है इसका है, इसलिए अभी तो ये बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं है। मैं तो उस दिन भी बताया था, संजय जी पूछ रहे थे ये नंदिनी और अमल का, ये क्या बीजेपी का है? बीजेपी का ही है, क्योंकि वो हवा निकल गई। वो तो ये भ्रष्टाचार का इश्यू बना ही नहीं पाए। मैं हर चैनल में जहां जहां गया मैंने कह दिया, इन लोगों के पास था, लेकिन वो उसको एक मुद्दा के रूप में बुना नहीं पाए, एंटी इंकुम्बेंसी को बुना नहीं पाए। ठीक है, हर एक जगह पर एक एक विषय तो अपना एंटी इंकुम्बेंसी। बेंगलुरु शहर में जहां जहां कांग्रेस जीती थी, वहां बीजेपी के प्रति और बीबीएमपी के प्रति वो नाराजगी है। लेकिन बीजेपी बेंगलुरु में कम से कम 50% सीट, मैं बेंगलुरु रूरल को बेंगलुरु के नहीं हिस्सा नहीं बनाता हूं, मैं उसके तो ओएमआर में डाल देता हूँ, वो ओल्ड मैसूर रीजन के डाल देता हूँ। ये बेंगलुरु सिटी का 28 सीट में 14 से ज्यादा बीजेपी जीतेगी, ये मेरा पहला प्रेडिक्शन है। ये 14 से ज्यादा जीतेगी। बेंगलुरु ही है उनका गढ़ है। उनको बाकी जगह पर जहां जहां बीजेपी का जो गढ़ है पहले से, जैसे 19 में से 16 कोस्टल में और 25 या 26 में से लगभग 21 ये सेंट्रल में, और 50 में से 30 उत्तर में, और 41 या 40 से में से 16 ये हैदराबाद में। इसमें क्या है, मुझे कमती नहीं आ रहा है। हो सकता है इसमें 3 से 5 इधर उधर हो, फिर भी एक जगह में कमी होता है, दूसरे जगह में उसका भरपाई हो जाता है। लेकिन बीजेपी का सीट तो बरकरार होने का संभावना ज्यादा है। और दूसरा, मेरा जो जमीन से मुझे जो मिल रहा है वो रिपोर्ट क्या है, ओल्ड मैसूर रीजन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। आप लोगों को हैरान होगी, तो पिछली बार जो चन्नापटना से जो जीता था, उनका नाम क्या है, ये योगी कोई, ये अभी इनके सामने है, कुमार स्वामी के सामने है, वो योगेश्वर करके, योगेश्वर बहुत बड़ा टक्कर दे रहा है। मंड्या और हसन में सीट ही नहीं जीती थी कांग्रेस पिछली बार, 0 है दोनों डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन बीजेपी ने हसन का जो सीट जीत लिया है, वो प्रीतम गौड़ा करके, वो
प्रीतम गौड़ा बहुत अच्छा टक्कर दे रहे हैं, वो हसन सीट वो निकालेंगे इस बार भी। और अरसिकेरी में जो कांग्रेस में गए हैं वो जेडीएस से शिवलिंग गौड़ा ऐसा कोई वो 3 बार एमएलए है, वो निकालेंगे करके। ऐसे जेडीएस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। जेडीएस मुझे भी अभी भी क्या है वो 20 से ज्यादा 25 के आसपास निकालेंगे करके मुझे अनुमान है। फिर भी ओल्ड मैसूर रीजन में जो बीजेपी जो कर रही है काम, उसका जो असर मिल रहा है। और तीसरा एक कह देता हूं, ये लोग क्या है हर एक चैनल में ये लिंगायत वोट को लेकर और जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी इनके बारे में कहकर सब उत्तर कर्नाटक में गया करके। उत्तर कर्नाटक में जो अथनी का जो चुनाव है, अथनी में तो ये लक्ष्मण सावदी हार गए, उसके बाद एमएलसी बन के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन वहां से जो जीता था कुमटाहल्ली और बगल वाले सीट गोकाक, वो बीजेपी कभी नहीं जीती थी। ये टर्नकोट आने के, रमेश जरकीहोली आने के बाद ही उसका जीत हुई वहां। रमेश जरकीहोली बहुत इन्फ्लुएंशियल है वहां, इसलिए अथनी सीट, गोकाक सीट वगैरह तो जीतना ही जीतना है वहां। बीजेपी के लिए एकदम बड़ा मजबूत होते जा रहा है। रही बात यह है मोदी जी कितना रैली करेंगे 25 में से, उसका इम्पैक्ट होगा, बहुत जबरदस्त होगा उसका। मोदी जी का रैली का बहुत जबरदस्त होगा। कांग्रेस इसको काउंटर कैसे करेंगे? राहुल गांधी से कांग्रेस जाके राहुल गांधी से सावरकर नहीं हो करके करेंगे तो उत्तर कर्नाटक में तो गई वो उत्तर कर्नाटक में उनको नहीं भेजेंगे वो। और नागराजन सर एक बात और है, आप उस पर बोलिएगा, 40 सीट एनसीपी का प्रभाव वाला भी है। नहीं, वो एनसीपी का कुछ प्रभाव नहीं है अभिषेक जी। मैंने तो ये डाटा वगैरह देख रहा था, पिछली बार बीएसपी ये जेडीएस के साथ उनका समझौता था। ये योगेंद्र यादव को स्वराज इंडिया और एनसीपी और एक और पार्टी था, उन लोगों को प्रभाव नहीं है। हर एक जगह पर 257, 465, 710 ऐसे कुछ वोटें लेते थे। कुल मिला के 10,000 12,000 में उनका पूरा 11 सीट में उन्होंने कंटेस्ट किया है, उसी के अंदर आ गया उन्होंने। इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है उन लोगों का। और हम उसको भी ये नहीं कर सकते हैं, क्या है जो महाराष्ट्र में हमारा गवर्नमेंट है इसकी वजह से होगा, लोकल है इसलिए ये सब। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है चित्तूर कर्नाटक में जो ये बयान दे रहे हैं एनसीपी प्रमुख राहुल गांधी के अगेंस्ट में कि अंबानी अडानी का मुद्दा नहीं उठाना है, इसका प्रभाव मैं कह रहा हूं, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस का प्लान था कि कम से कम अडानी के मुद्दे पे इस चुनाव में हम अटैक करेंगे, लेकिन ये मुद्दा जो है ना वो छिन गया है, तो उनके पास मुद्दे बहुत सीमित हो गए। अब सिर्फ करप्शन को लेकर के वो अटैक कर रहे थे, लेकिन आपने खुद बोला वो नंदनी वाला, और अब मैं जाकर के रियलाइज कर रहा हूं कि नंदनी वाला मुद्दा भी अब तो हवा हो गया, तो इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। और अब बीजेपी अपना पेस जो है वो रेज कर रही है धीरे धीरे रैलियों के थ्रू, अब जाकर के वो हो रहा है। और मुझे लग रहा है जेडी का ये एपिसोड देखने के बाद अगर कोई सी वोटर का एक और ओपिनियन पोल आ गया, आप गारंटी देखिएगा वो बीजेपी को फिर अगली बार में 100 सीट दे देंगे। मैं सी वोटर को इतना तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि आप एक प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उनका जितना भी ओपिनियन पोल था, कभी कभी एग्जिट पोल में वो सही हो जाते हैं। तमिलनाडु में भी उन्होंने सही किया है एग्जिट पोल में। पिछली बार एग्जिट पोल में जो एक्सिस में इंडिया कर्नाटक में बिल्कुल गलत हुए, लगभग 25 सीट का उनका अंतर है, उनका जो प्रेडिक्शन और जो एक्चुअल रिजल्ट का। इसलिए वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन सी वोटर का जितने भी ओपिनियन पोल है, बंगाल को छोड़कर, बंगाल में वो बहुत अच्छा किया था एबीपी और सी वोटर का, कई जगह उनका एक जो ओपिनियन पोल सब ये सब एसी रूम में बैठ के, क्योंकि वो लोग ट्रैकर वगैरह तो फोन से करते हैं, इससे कम नहीं। अच्छा। मैं खुद यहाँ करता हूँ, मैं मेरा पुराना डाटा लेके उसी का प्रेडिक्शन करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ मैं यही करता हूँ मैं, लेकिन जो बिना आप जमीनी हकीकत जाने ऐसा प्रेडिक्शन करना और ट्रैकर वगैरह से, उन लोगों का जितना भी ओपिनियन पोल बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पिछले 5 साल में
जितना ओपिनियन पोल किया था उन्होंने वो उलट कैसे आया है करके एक प्रोग्राम करें तो उनका तो खत्म हो जाएगा, उनका जो क्या है वो तो वो एक बार मैंने उनका मजाक उड़ाया था जब वो लोकसभा के प्रेडिक्शंस कर रहे थे। मैंने कहा भाई लोकसभा प्रेडिक्शंस 100% गारंटी, अगर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कांग्रेस 10 to 100, हाँ। बीजेपी 150 to 350 इतना रेंज कहाँ से अदर्स बिटवीन 50 and 250। तो ये इस तरह का रेंज ले लेके तो ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं, तो मजाक ही है पूरी तरह से। ऐसा तो जबरदस्त ऐसा रेंज विश्वसनीयता थोड़ी लिया पहले है। से खत्म हो जाए। लेकिन संजय सर, हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे ना, उसमें एक और बात है कि बड़ा शार्प रेस जो मांड्या में, और ये मैंने बोला था पिछली बार भी जब मैं मंड्या बोला कीजिए आप, लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। एक तो आप कर्नाटक बोलते हैं, कर्नाटका नहीं बोलते। दूसरे आप अच्छा। मांड्या मांड्या करते रहते हैं, मंड्या नहीं बोलते। आप कम से कम कर्नाटक में पढ़े हुए हैं तो कर्नाटका वाली जो है वो प्रोनाउंसिएशन तो लाइए। मैं एक्सेंट नहीं एक्सपेक्ट करता, प्रोनाउंसिएशन तो ठीक होना चाहिए। ओके, आज से मैं टुमकुरू, मैसूरू, कर्नाटका और मंड्या बोलूंगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। देखिए सर, वो एक है, वो उसका इशू ये नहीं है, मैं जानबूझ के इंटेंशनली बोलता हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरा प्रोनाउंसिएशन और ये जो है वो, अब मैं रामा नहीं बोलता क्योंकि मैं राम ही बोलता हूँ, ये थोड़ा अंतर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि वैसे यदि आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो कर्नाटका का, तमिलनाडु का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी से अधिक शुद्ध है। हिंदी वाले जो है वो जो है खा जाते हैं, इसको श्वान बोलते हैं। नहीं, निसंदेह मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। उर्दू का प्रभाव आ गया है सर, संस्कृत का प्रभाव वापस लाइए। मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं तो कन्नड़ा गाना गाने लगा हूँ कुछ दिन से, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं चलिए मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आ रहा हूँ। जिस हिसाब से मैसूरू में या मंड्या में बीजेपी का रीच हुआ है, मैं जो पांडेपुरा इलाके में था, एरिया में था, वहां पे भी बीजेपी दिखने लगी। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला यहाँ की लोकसभा सांसद कौन है? मैंने बोला सुमलता जी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताइए कि अगर सुमलता जी निर्दलीय सांसद का चुनाव जीती है तो उनका अपना वोट बैंक होगा कि नहीं? मैंने बोला थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि वो तो ज्यादातर जो है वो जेडीएस का वोट शिफ्ट हुआ था लोकसभा में। उन्होंने बोला फिर भी? बोला हाँ। कांग्रेस बोल रही है कि वो लिंगायत और वो का लिंगा दोनों का जो है वो आरक्षण खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देगी। तो कांग्रेस को वो वोट देंगे या जेडीएस को वोट देंगे? जो दे रही है उनको वोट देंगे। और अब आप देखिए, आज हम जब शो कर रहे हैं, ये पेस पहले जनरेट नहीं हुआ था, अब बीजेपी उसी रिजर्वेशन के मुद्दे को उठा रही है और कांग्रेस एकदम उल्टा उठा रही है, कह रही कि हम मुसलमानों को वापस कर देंगे। तो खेल का मजा तो अब है। आज मैंने ये रणदीप सुरजेवाला उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उसमें वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं इसको हम वापस लाएंगे करके, जो मुस्लिम रिजर्वेशन का हम नहीं कह रहे हैं करके, वो तो गलत बोल रहे हैं करके उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सिद्धरामैया भी बोल रहा है तो वो तो क्लियर बोल रहा है चारों तरफ। वो तो फिर कंफ्यूजन तो उनको लिए भारी पड़ेगा। ये एक करेक्ट स्टैंड तो लेना पड़ेगा उनको, ले नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा ये है, आप देखिए इनका जो मुस्लिम कैंडिडेट्स का पिछले 3 चुनाव के अंदर इन लोगों का मुस्लिम कैंडिडेट 22 से लेकर 13 में आ गया अभी, या 12, इस बार 12 सीट दिया है मुस्लिम को। बीजेपी तो हमेशा देती नहीं है, वो अलग चीज है वो। और उनको बीजेपी को क्या है, बहुत ज्यादा सीट ओबीसी को देने के लिए बच जाता है। जब मुस्लिम को नहीं देते हैं तो उनको बच जाता है, उनको बहुत ओबीसी को देते हैं। बीजेपी एडवांटेजियस पोजीशन में हर एक चुनाव में। ये लोग क्या है अभी विनिंग के लिए, अभी पहले तो किसी को भी खड़ा करके उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करके जिता देते थे। अभी वो नहीं है, वो भी अपना मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन कम करते 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 आ रहे हैं। वो बीजेपी जैसा हो जाएगा, इक्का दुक्का 5, 6 या 10 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे, ऐसा परिस्थिति आ गया है उनको, कांग्रेस को भी। कांग्रेस अभी जो उनका जो एडवांटेज था पहले था, मेरा अपना मानना है, जितना सही गलत वो तो बात की बात है, वो खो चुके हैं अभी। बीजेपी कितना अच्छा माइक्रो मैनेज करेंगे, क्योंकि मैं पिछले चुनाव 18 का चुनाव के बारे में मैंने कहा था पहले भी, लगभग 8 सीट
11,000 के वोट के अंतर से, टोटल वोट्स 11,000 या 12,000 के अंतर। ये अथनी भी है, बादामी भी है। बादामी में वो दूसरा सीट लड़ा था सिद्धरामैया ने, केवल 1800 वोट से, 1800 वोट से वो जीत गए। वो भी जीत रहा था बीजेपी। और ये शिवन्ना करके उसका एक ऑडियो टेप भी लीक हुआ है अभी जी। शिवन्ना है, सोमन्ना क्या है उनका नाम, जो सोमन्ना, हाँ ठीक है। सोमन्ना भी वहां सिद्धरामैया के सामने वो जेडीएस से बात कर रहा है, जेडीएस कैंडिडेट से, आप विद्रा हो जाइए, मैं जीत जाऊंगा यहाँ करके। ये सब क्या है, उनको टाइट हो रहा है सिचुएशन हर एक अपने। लेकिन मुझे मानना है ये कनकपुरा से ये जीत जाएंगे, क्योंकि ये कद्दावर है, वहां तो उनका काम है, उनका जी 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 शिव कुमार ने जीत जाएंगे। बाकी जगह तो बीजेपी, ये मोदी आने के बाद ये क्या टर्न लेता है चुनाव, उसी को देखना है। मुझे तो अभी तो लग रहा है बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट लास्ट दिन, वो काउंटिंग तक का आपको बूथ लेवल का जो उसका प्रोटेक्ट करने से लेके सब कुछ करना पड़ेगा। करेंगे तो बीजेपी पहले बार उनको मिलने का ये संभावना है। अभी आज बड़ा मान रहा हूं प्रेडिक्शन कर रहे हैं नागराजन सर, बड़ा प्रेडिक्शन आज आप कर रहे हैं। I reserve my prediction for 5th of May or 6th of May, sometime first week of उस समय में, क्यों मैं खुद कर रहा हूं, मैं अभी भी फीडबैक ले रहा हूं उसके साथ। आज भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर तो बैकआउट हो गया, वहां जमीन पे जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। एक बार जाके आ जाऊं तो मैं बिना कोई क्या है वो, what do you call that, without any doubt, I can give my prediction, but I will keep that, reserve that, because so many things has to be factored into, but it is not one sided, and it is issueless. Yesterday I was in an English channel with another journalist CNBC. who is not yes, मैंने नंबर दिया who is not favorable to the to BJP. Yeah. That man is saying, he started his what do you call comment with, this has become an issueless election. So it is no issue is there. इधर कुछ चीज को उछाल रहे हैं, कुछ चीज को उधर उछाल रहे हैं, लेकिन अंडर करंट और कुछ है, अंडर करंट हो। मुझे लगता है ये बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं, और जादूगर जब जमीन पर निकलेगा मोदी साहब, उससे ये तो बदलेगा, इसका लगता है ये। और मैं अभिषेक जी से पूछूंगा, जो 2-3 जो मेजर इश्यूज जो मुझे दिख रहे हैं इस समय, वो पहला इशू तो जो है वो कांग्रेस का मैं ले लेता हूँ। जो कांग्रेस में जो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार वाला जो झगड़ा है वो और प्रोमिनेंट होता जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अब हो नहीं रहा है। देखिए, वही बात है जो नाम लेते लेते भी नागराजन सर रह गए थे, क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन है। मैंने एक बार कहा था इसी शो पे कि संजय सर, आप, मैं या कोई भी इंसान पूरी पार्टी को अगर चुनाव लड़ने के लिए फाइनेंस करेगा, तो क्या उसके अंदर इच्छा नहीं होगी कि मैं सीएम बनूं, और कम से कम ना बनूं तो इतनी तो इच्छा रहेगी कि हमसे वो ना बने। एक काम करें, कम से कम वो सिचुएशन क्रिएट हम करा दें कि जहां पे एक पॉसिबिलिटी हो कि जेडीएस प्लस कांग्रेस का अलायंस होकर के अगर हम सरकार बनाएं, तो कम से कम सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, और इस बार नहीं बनेगा तो इसका पॉलिटिकल डेथ ऑलमोस्ट तय हो जाएगा, फिर मेरे लिए रास्ते साफ हो जाएंगे। पहली चीज, इसी के तहत काम कई सीटों पे हो रहा है, और वो अंतर खुले जो है अब खुल के लड़ाई धीरे धीरे आ रही है। आने वाले समय में देखिए 2-3 चीजें हो गई है। पाटीदार बोल रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि वो पार्टी लिखते हैं कम्युनिटी, लिंगायत समाज को करप्ट बोल करके ऑलरेडी जगदीश शेट्टार को लेने का भी इनको फायदा नहीं हुआ है। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जगदीश शेट्टार अपना चुनाव हार रहे हैं, तो लिया क्यों? फिर अगर लिया तो लिंगायत को गाली क्यों दिया? और ये फ्रस्ट्रेशन कहां से जनरेट हो रहा है? जब हम इस पे फोकस करेंगे तो आपके सवाल का उत्तर एग्जैक्टली मिल जाएगा कि उसके पीछे कहीं डीके तो नहीं है। करेक्ट।
और अब योगी आदित्यनाथ जी की 2 रैली हो गई हैं, जी, उसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? पहली और रैली उनकी धमाकेदार रैली थी। जो है वो हुई सारी की सारी, अभी तक जो रैली हुई है वो हुई है वोकलगा क्षेत्र में। हम्म, हम्म, हम्म। पहली धमाकेदार रैली हुई है जिसको लेकर के कांग्रेस ऑब्जेक्शन करने लगी कि ये पोलराइज कर रहे हैं। हालांकि पोलराइजेशन जैसी उन्होंने कोई बात नहीं की, ना अतीक अहमद का नाम लिया, ना किसी का। उन्होंने बस ये कहा कि अगर आपको अच्छा स्टेट बनाना है तो उसके लिए माफिया फ्री करना पड़ेगा, और माफिया फ्री करने के लिए आपको शासन जो है वो बीजेपी ही दे सकती है, अच्छा शासन दे सकती है। वो अपना यूपी के स्टाइल में बोले। और एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं, प्रवीण नेत्रुवाला को किस तरह से बीजेपी ने अपने स्तर पे कंपनसेट किया वो भी देखिए कितना बड़ा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस संवेदना तो है ही कि प्रवीण नेत्रु जी नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को जितना बड़ा घर बंगला बना के बीजेपी ने अपने पैसे से दिया, ये सरकार के पैसे से नहीं है। तो वो चीजें भी बीजेपी वर्कआउट करी। और देखिए फाइनली जयपुर डायलॉग्स पे जो लगातार हम लोग कह रहे थे, इसीलिए वो कह रहा हूं कि सिर्फ इंग्लिश चैनल नहीं, जयपुर डायलॉग्स को इस वक्त और हमें बहुत लोग सुन रहे हैं। हमारा ओपिनियन पोल एकदम कॉपी हो रहा है डेटा। मैं बता रहा हूं कि प्रवीण नेत्रुवाला बीजेपी ने कॉपी किया और बोला कि अगर ये हमें बैकफायर कर सकता है तो चलो इसको कंपनसेट करो, कम से कम ये ना है तो संवेदना दिखाओ, माफी मांगो, उनके परिवार के पास जाओ, तो उससे हमारे बीजेपी का युवा नाराज जो कार्यकर्ता है वो वापस आ जाएगा, तो बस हम फॉर्म में आ जाएंगे। और अचानक से देखिए सारा चीज 2-3 दिन के अंदर हो रहा है, तो ये बड़ा अचीवमेंट है सर। एक मैं आपको योगी जी का जो मैंने नोटिस किया खास तौर से, एक जो स्टेटमेंट कल उन्होंने दिया है मंड्या में, और वो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पार्टीशन मिल चुका है, रिजर्वेशन किस बात का? ये इसको तो मैंने आप आगे शुरू में उठा दिया। आगे आगे जो है वो आप कैसे देखते हैं, ये कैसे जाएगा? नहीं, मैंने तो शुरू में ही शो जब शुरू हुआ था तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि जो अब बीजेपी उठा रही है इस मुद्दे को कि रिजर्वेशन हम आपको देंगे, वोकल लिंगायत समाज को या लिंगायत समाज को, और कांग्रेस कह चुकी है कि हम मुसलमानों को देंगे, तो इसीलिए तो योगी जी की रैली करवाई गई थी और ये बात कहलवाया गया था कि आप जो कहेंगे तो आप फायर ब्रांड नेता है। और सर हम लोग मानव हैं, स्वार्थ कहीं ना कहीं उठ के सामने आता है, और जब वोकलिंगा को ये लगेगा ना कि हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा आने वाले समय के लिए, तो काहे का जेडीएस और काहे की कांग्रेस, और सिर्फ वहीं का वोट शिफ्ट जो कि नागराजन सभी बता रहे थे थोड़ा भी हुआ तो हम देखेंगे कि मांड्या, ओल्ड मैसूर रीजन में, हसन में कुछ चमत्कारिक रिजल्ट हो जाएंगे, और अगर वहां से 4-5 सीटें एक्स्ट्रा आ गई तो पूरा खेल हम बदलते देखेंगे, जो कि इशारों इशारों में हम लोग कह रहे थे कि पॉसिबल है कि जो रैलियों की पेस बढ़ाई जा रही है कि सरकार शायद पहली बार फॉर्म ही कर ले, लेकिन अभी कहना मुश्किल है थोड़ा सा। जी, और एक बात ये भी आ रही है कि ओल्ड मैसूर में जो ये वोकलेगा एरियाज हैं, जो लिंगायत एरियाज हैं, यहाँ पर तो एक इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, खासतौर से ये रिजर्वेशन का इशू बनते हुए दिख रहा है। लेकिन जो हैदराबाद कर्नाटका है वहाँ अभी भी इशू लेस है। नागराजन जी क्या सोचते हैं आप? हैदराबाद कर्नाटक में तो बीजेपी 16 सीट लिया था पिछली बार था। आउट ऑफ 41 वो बराबर वही रहेगा उनको। कांग्रेस को ज्यादा मिलेगा वहाँ, वो तो मानता हूँ मैं, कांग्रेस को ज्यादा मिलेगा क्योंकि एक सबसे पुअर एरिया है वो, जो 6 रीजन में सबसे पुअर है तो वो हैदराबाद कर्नाटका या कल्याण कर्नाटका कहें, तो इसलिए बीजेपी को वो 16 सीट तो मिलेगा, 16 सीट वो मिल जाएगा, लेकिन पुअर रहेगा। मैं एक बात जोड़ देता हूँ अभिषेक जी का, जो भी हो सीट के बारे में, क्योंकि पिछली बार चामराजनगर से जेडीएस ने 1 सीट लिया था, बीजेपी भी 1 सीट लिया था, गुंडलूपेट का 1 सीट लिया था, आई थिंक कोल्लेगाल लिया था मेरे ख्याल में वो जेडीएस है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा वहां, सीट मिले, 11 सीट लिया था पिछली बार आउट ऑफ द 60-61 सीट्स, सीट बढ़े या ना बढ़े उन लोगों का बीजेपी का वोट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 2% बढ़ेगा, क्योंकि ये वोट डिफरेंस और सीट का हम कहते हैं, हर चैनल में कहते हैं
पिछली बार 2% बीजेपी को कम वोट मिली थी, लेकिन 104 में चले गए। मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, 83 में जब रामकृष्ण हेगड़े आए थे, तब जनता दल को 7.5% कांग्रेस से वोट कम मिला था, लेकिन 13 सीट ज्यादा मिली। 13 वो उस समय भी हंग असेंबली था, लेकिन 7.5% कम, 13 सीट ज्यादा। यहाँ तो 2% कम, फिर 20 सीट ज्यादा, या 24 सीट ज्यादा हुआ था। इसलिए अभी वोट बढ़ रहा है बीजेपी को। ये कंट्रीब्यूशन कर्टिसी OMR, ओल्ड मैसूरू रीजन, that will bring a couple of % more vote. Whether that converts into seats or not, I am not sure. But definitely, if you look at the statistics post-election, you will find that this old Mysuru region, because that is a good place. But actually, that's why actually in my Twitter account I said that BJP should concentrate on 150 to 155 seats, leaving some 60-70 seats actually where they cannot win the election. Even if they actually कॉन्सेंट्रेट ये 155 सीटों में कॉन्सेंट्रेट करें तो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो दे विल व्हाट यू कॉल मूव नियर द मेजॉरिटी नंबर, द मैजिक नंबर, दे विल मूव नियर द। उनको अभी भी ऐसे ही करना चाहिए। वहां तो वोट ज्यादा हो जाए, सीट के बारे में ज्यादा, सीट वहां के लोकल कैंडिडेट और लोकल वर्कर्स अपने बलबूते पर वो उसको निकाले तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप, देयर फोकस शुड बी ऑन 155 सीट्स only. In that actually their strike rate is always good, so they can have a good strike rate and move near the majority. ओल्ड मैसूर रीजन की जो 11 सीटें आप बता रहे हैं, इस 11 सीटों में से 4 सीटें तो उन्होंने टुमकुरू में जीती थी। तुमकुरू ही ज्यादा है उसमें। 2 सीट और कोडागू में क्या है? 2 सीटें कोडागू की हैं, 2 सीटें मैसूर की हैं, तो 8 तो ये निकल गई। 2 या 3 सीट मैसूर का मेरे ख्याल में। और एक चामराजनगर में, कोलार में 0 है। और हसन मंड्या, ये हसन में 1 सीट है, खुद हसन का, वो प्रवीण प्रीतम गौड़ा। मंड्या में 0 है, और रामनगरम में 0 है, चिक्कबल्लापुर 0, रामनगरा 0, बेंगलुरु रूरल 0 कोलार। चिकबल्लापुर कैसे बीजेपी जीतेगा सर? क्यों चिकबल्लापुर में बीजेपी का चांस थोड़ा नहीं है ना, इनफैक्ट है ही नहीं, है नहीं। इसलिए उसके माथाफोड़ी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अभी नहीं है। वहां जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, लेट देम फाइट एंड इंक्रीज देयर वोट शेयर इफ पॉसिबल। एक्चुअली इफ दे हैव देयर गट्स, लेट देम एक्चुअली वो 1 सीट निकाले वहां से। बट तुमकुर में चेंज होगा सर इस बार रिजल्ट। तुमकुर में 6 सीट इस बार बीजेपी जीतेगी। एक तो जी नहीं, स्ट्रैटेजी ऐसे होना चाहिए अभिषेक जी, क्योंकि जहां जहां आप जीते हैं वो उसको बरकरार रखिए। मैं 2008 में तो 36 सीट जीते थे किट्टूरू कर्नाटका में, वो तो 30 में आ गया। बीच में ये 2013 के वहां आने की वजह से इसको दोबारा 36 में ले जाइए या 33 में ले जाइए, एक आध हर एक जगह पर कम से कम उसको बरकरार रखना है, नहीं तो एक आध बढ़ाना है। तब बढ़ने से they will go near 111 to 112. If they go near 111 and all, they are forming the government. They don't need this Operation Kamala or something, Lotus, nothing is needed. It will automatically will get, but they will cross also. Once they get the momentum, they will cross also. That's why actually old Mysuru region, you leave it to them, because they are winning that 11 seats. That I am very sure. Only thing is actually how much they can increase the seat number. What they are increasing, I am very confident, pretty confident they are going to increase the votes. As well as these 2 regions are the weakest places for BJP, and they have to concentrate on the Bengaluru urban. That seat. बेंगलुरु अर्बन में तो सर आपने वो OMR में 2 सीट घटा दिया है, मैंने उसको इंक्लूड करके रखा था। बेंगलुरु अर्बन में आपके भी हिसाब से अगर हमारा ओपिनियन पोल देखेंगे तो उसमें हमारा 15 सीट्स है, आप 14 दे रहे हो। लेकिन मैंने इस बार वापस किया, 13 भी हो 12 भी हो, नहीं 14 में तो कोई 14 सीट में तो हर एक जगह से आप 4 रीजन से 1-2 जोड़ेंगे तो 6 से 8 सीट हो जाएगा। फिर 6 से 8 सीट तो 104 से 112। वैसे ही तो आप देखें तो अभी इन दी करंट असेंबली
BJP has got 120 because of these हाँ, turn courts. 121. All the हाँ, turn courts they won after 2019. So they have increased their number to 120. Are they winning all that? Gokak, that they did not win, they won in the by-election. So Athani, they did not win, they won in the assembly, the by-election. So all these are there. And only thing is actually they failed because last time Congress was facing the anti-incumbency. To offset that, they brought in this separate religion for this Lingayat. state separate flag, something. That backfired. Humanistic ideas actually this No, Siddaramaiah एक brought in. चीज एक चीज जो है वो टीपू सुल्तान का नाम नहीं सुनना ही पड़ रहा है इस बार। सर मैसूर में टीपू सुल्तान नाम की एक पार्टी भी शुरू हुई थी। पहले उन्होंने बोला कि जेडीएस से गठबंधन करेंगे, फिर बीआरएस वालों को बनाया, फिर उनको जेडीएस वालों ने भी फेंक दिया, बीआरएस वालों ने बोला तुमको नहीं चाहिए यार, तुम हालांकि वो कुछ सीटों पे मैसूर में फाइट करने का सोच रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को बिना मांगे। तो मैं एक चीज कहता हूँ, एसडीपीआई का सबसे ज्यादा वो 23 सीट लड़े थे पिछले चुनाव में या उसके पहले का चुनाव में। उनका वोट शेयर कितना था मालूम है आपको? 94,000। they don't have all these actually उछाल। लेकिन क्या है, बीजेपी को इसको उछालने में क्या है, पोलराइजेशन में क्यों बल मिलेगा उनको। कांग्रेस को क्या है, कभी कभी मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए करके उसीलिए कर रहे हैं। लेकिन एसडीपी का लेकिन they are dangerous to the national security, but at the same time they don't have across, even in Kerala where they are strong, it's not that they are not getting actually the votes of the Muslims. Muslims in India, they don't have a leader of their own. Leave this Owaisi of Hyderabad. Otherwise, actually, Mulayam Singh was sometime Muslim leader of India. Lalu Prasad to some extent. No Muslim leader on their own. No, Actually, Mamata Banerjee right now. हाँ, ममता बनर्जी है सर। हाँ, कभी ये कभी वो रहते हैं, लेकिन उसका कोई ये नहीं है। मुस्लिम्स they don't vote. I told in Abhishek Tiwari show sometime 8 months or 1 year back itself, Congress 12 crore vote, out of that something like 4 to 4.5 crore vote are Muslim votes or minority votes. So once actually if they lose, I thought this शीश महल वाले कुछ समय आके खाएंगे करके वो अपना शीश महल ही टूट रहा है अभी। तो मैं संजय जी के प्रोग्राम में आके मैंने कहा था, वो क्या है इसका वो भी थे, भट्ट साहब आए थे यूपी से, बीरेंद्र भट्ट साहब, या उस समय कहा था ये तो वो टूटेगी, ये पार्टी तो खत्म हो जाएगी। वो खुद अपने दे विल फॉल ऑन देयर ओन वेट बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स डन। अपनी जो वर्ड्स को खाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें भी बचेंगे। वो कैसे बचेंगे? वो माफी मांगेंगे, उस घर को छोड़ेंगे। बिना मेरे इजाजत वो लोग घर बना दिया, मैं तो उस घर में नहीं रहूंगा, मैं फ्लैट में रहूंगा करके ये सब नाटक है। ये शीश महल वाले तो कर सकते हैं, वो करके वो शीश महल वाले आपके चुनाव तो लड़ रहे हैं, कितनी सीटें लड़ रहे हैं यहाँ कर्नाटक में? वो ज्यादा लड़ रहे हैं, 100 से ज्यादा लड़ रहे हैं वो। एटीएस जेडीएस प्रेडिक्शन के अनुसार सर, आईबी की रिपोर्ट है सर, 90-95 सीट तो अकेले आम आदमी पार्टी जीत रही है जी। Don't take it serious. लेकिन ये जो भी है का कर्नाटका का इलेक्शन इतना क्लोज है, उसमें अगर 1-2% वोट भी इन्होंने इधर उधर कर दिया तो वो जाएगा ये कांग्रेस के जेडीएस के खाते से। हाँ, और कांग्रेस के खाते से बीजेपी का वोट तो वो नहीं ले सकते हैं, एंटी बीजेपी वोट ही उनको मिलेगा। इसलिए कर्नाटक में तो अभी तो जो स्थिति है वो लोग ज्यादा वोट नहीं। वो गुजरात एक स्टडी करने का है, मेरा अपना अनुमान बता रहा हूँ। गुजरात में भी 12-13% मिली थी बिकॉज ऑफ देयर गारंटी कार्ड और दिस व्हाट डू यू कॉल दिस फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दैट freebies. Even Congress is, how much impact it will have for that in Congress also. They are giving some 100 or 200 units free electricity. That I don't know actually. Somebody has to do something on that because one do not know, because there are people
even in the middle class actually, who wants everything free. if सरकार देती है तो वो फिनाइल भी हाँ। फ्री में लेके वो खा सकती हैं वो. अमेजिंग कमेंट. ठीक है. दैट इज अ मास्टरपीस कॉमन. तो बड़ा रोचक हो गया है चुनाव और इस समय जो है वो कैंपेन अब चल रही है और कांग्रेस की तरफ से अभी तक मुझे ये आश्चर्य है राहुल गांधी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसको लेकर बीजेपी उड़ सके. ऐसा क्यों? हालांकि सिद्धरामैया ने तो बोल दिया अपना कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन वापस करेंगे, तो उसको तो लेके उड़ गई. और योगी जी ने भी बोल दिया मांड्या में उसका जवाब. हाँ, योगी जी ने तो उसका वो कर दिया, तो वो तो मामला उछल गया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सिद्धरामैया का है. राहुल गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो स्टार कैंपेनर फेल हो रहा है बीजेपी का. I'm very much hopeful सर. आएगा राहुल गांधी 2-4 रैली करेंगे, वो जरूर कुछ ऐसा बोलेंगे जिसको लेकर के पूरा बीजेपी वो पिच तैयार करेगी. और नागराजन सर जो बोल रहे हैं लास्ट में, उसी के वजह से बीजेपी फाइनली वो मेजोरिटी मार्क के आसपास पहुंच जाएगी शायद. बिल्कुल. तो अभी भी जो है वो इस समय आज की चर्चा का निष्कर्ष यह है, अभिषेक जी के द्वारा और नागराजन जी के द्वारा जो आज की चर्चा का निष्कर्ष ये है कि जो कैंपेन के इश्यूज जो दिख रहे हैं उसके फर्म अप होने के बाद, रैलीज इत्यादि आरंभ होने के बाद, कैंडिडेट लिस्ट फाइनल होने के बाद बीजेपी का मोमेंटम गेन हो रहा है और कांग्रेस जो है अभी मोमेंटम गेन नहीं कर पा रही है और ये कहेंगे कि स्टेडी है, मोमेंटम गेन नहीं हो रहा है. और जेडीएस में बड़ा कंफ्यूजन है. अब आगे देखते हैं कि आगे कैसा होगा. हम लगातार ये चर्चा करते रहेंगे अभिषेक जी से, नागराजन जी से और भी पैनलिस्ट हैं उनसे साथ में करते रहेंगे आपके लिए. आप कृपया जयपुर डायलॉग्स पे कर्नाटक चुनाव की चर्चा को कतई मिस न करें. आप सभी दर्शकों का आजकल न्यूज चैनल वाला भी कहाँ मिस कर रहे हैं जेडी को. आजकल न्यूज चैनल वाले जेडी देख रहे हैं कि अच्छा ये एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रहे हैं कर्नाटक का. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. नागराजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद. अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.